डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा कर रहे हैं हम जॉन लॉक, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, फिलोसॉफिकल फादर ऑफ कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो लिबरल डेमोक्रेसी है और कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसके यदि कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर गुरु है तो वो जॉन लॉक हैं। सो इस कड़ी में जहां हम लोगों ने पहले रूसो को पढ़ा, फिर हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी देखी, और ये भी इंग्लैंड से आते हैं, तो कैसे और कितने डिफरेंट है और कैसे इनका इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा पूरे इस मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है और या मॉडर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, उसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली उनका नेचर ऑफ मैन, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी राइट एंड नेचर ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट को। सो लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन। डियर स्टूडेंट, हर फिलोसोफर के थॉट में उसके समय की, उसकी जो अवस्थाएं, परिस्थिति जिसमें वो बड़ा होता है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, जो समाज होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रतिरूप होता है उसका थॉट। यही लॉक के साथ भी था। इसलिए हम समझने की कोशिश करते हैं लाइफ एंड टाइम ऑफ एनी पॉलिटिकल और एनी फिलोसोफर। जॉन लॉक, जो कि समरसेट गांव है इंग्लैंड में, अब तो समरसेट बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे पैदा हुए थे 1632 में। उनके जो माता पिता थे वो प्यूरिटियन इंग्लिश प्रोटेस्टेंट, एक धारा जो प्रोटेस्टेंट की है वो थे। ट्रेडर और लैंड ओनर थे, तो मतलब मिडिल क्लास से आते थे, जो राइजिंग बॉर्जोजिस क्लास था वहां पे। और वो लोग जो विग पार्टी वहां पे था, जो कि बॉर्जोजिस के उसको समर्थन करती थी, उसके सिंपैथाइजर थे। और वहां दो गुट था उस टाइम में, एक पार्लियामेंट्रियन का था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, दूसरा एब्सोल्यूट मोनार्की चाहने वालों का ग्रुप था, तो रॉयलिस्ट बोलते थे। तो ये पार्लियामेंट्रियन के साइड में इनके पेरेंट्स थे। ये वो समय था जब इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। ऑफ कोर्स जब तक वो लगभग 50 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी सारी राइटिंग 50 साल के बाद की है। तो जो उनका इंटेलेक्चुअल जो लाइफ था वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के साय में बीता। वो रिवॉल्यूशन क्या था आपको जानना चाहिए। उसमें जो है एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग जेम्स टू थे, उनको हटा दिया गया था। और फाइनली ये स्टैब्लिश हो गया इंग्लैंड में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, लिमिटेड मोनार्की होगी, और पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की एक तरह से शुरुआत हुई। उसके बाद से अभी तक जो है वहां पे वही व्यवस्था गवर्नमेंट की है। यूरोपियन सेटलमेंट अमेरिका में शुरू हो गया था, कॉलोनीज बस रहे थे, और कैपिटलिज्म का जो है राइज हो रहा था, और एक नया बॉर्जोजिस क्लास निकल रहा था, जिसके कि लगभग ये मेंबर भी थे। इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की। लोग कहते हैं कि एरिस्टोटल के अलावा कोई पॉलिटिकल फिलोसफर इतनी सारी विधाओं को नहीं जानता था। लिटरेचर, मेडिसिन, फिलोसफी, थियोलॉजी मतलब धर्म के बारे में, केमिस्ट्री एंड ऑल, ये सब इन्होंने जानकारी ली। इनको बहुत इंटरेस्ट था, हॉब्स के जैसा ही बहुत सारे उस समय के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट इनके दोस्त थे, डेकार्ट भी और रॉबर्ट बॉयल एंड बहुत सारे। ये जो है विग पार्टी में खुद एक्टिव हो गए थे, जैसे इनके फादर थे। और इन्होंने लाइफ लॉन्ग दोस्ती की अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। अर्ल आपको बता दें कि बहुत बड़े एक छोटे मोटे राजा जैसे वहां इंग्लैंड में होते हैं, उनके जो हैं ये फ्रेंड बने। उससे इनको बहुत बहुत तरह का इनको ज्ञान भी मिला कि राजकाज कैसे चलाया जाता है। उनके साथ इन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी किया। कैलिफोर्निया स्टेट के लिए इन्होंने जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी हेल्प की, और इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट भी किए। उनका यदि मेन क्रिएशन हम देखें तो 1689, अधिकतर आप देखेंगे 50 साल के बाद शुरू होता है। 1689 में ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि लिबरलिज्म का एक बेस आधार बन गया कि प्लूरलिज्म कैसे, मल्टीपल धर्म और समाज कल्चर के लोग कैसे एक साथ जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह सकते हैं। 1689 में उन्होंने अपना सेमिनल वर्क लिखा, मल्टीपल दौर में और मल्टीपल वॉल्यूम में, एनोनिमस, अपने छिपे हुए नेम से, क्योंकि इससे उनको डर था कि लोग नाराज हो जाएंगे। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो उनकी मेन पॉलिटिकल फिलॉसफी और इस वीडियो का पूरा आधार भी, जिसमें उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेट ऑफ नेचर और गवर्नमेंट इन सब का किया। 1690 में उन्होंने लिखा एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के नेचर को समझने में। 1693 में उन्होंने लिखा सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जिसमें उन्होंने फेमस कहा कि हमारा जो दिमाग है वो टेबुला रोसा जैसा है, ब्लैंक स्लेट है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके पहले ये माना जाता था एजुकेशन फिलॉसफी में कि भगवान के तरफ से ही बच्चों को कुछ बहुत सारी चीजें ब्रेन में दे के भेजा था। उनका कहना था नहीं, एकदम क्लीन स्लेट है, आप जो सिखाओगे बचपन में वही आगे बढ़ करके। उनको उनका काफी थॉट जो एजुकेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। Then he was the guiding and spiritual father of 18th century enlightenment,
क्लासिकल लिबरलिज्म के तो वो पितामह हैं और कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी का भी फिलोसफिकल बेस इन्होंने दिया है। कई लोग तो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उस समय की जो बॉर्जोइजीज कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसको एक लेजिटिमेसी और थ्योरेटिकल बेसिस देने के लिए उन्होंने जो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा। He also influenced both French and American Revolution, दोनों को समझिए। और अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो जेफरसन ने जो फेमस लाइन कहा था कि हमारा जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस है वो देगा राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो लॉक के ही सेकेंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट से आता है, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का नेचुरल राइट। तो ये थे लाइफ एंड टाइम ऑफ लॉक। इससे पहले कि थोड़ा विस्तार में हम चर्चा करें लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी को, लेट अस सी इन अ वेरी नटसेल, संक्षिप्त में, कि वो क्या उनका ओवरऑल क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी था या है। इन ए स्टेट ऑफ नेचर मैन हैव परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वलिटी। सभी मतलब बिल्कुल परफेक्ट जो हैं, लिबर्टी, मुक्त हैं और बिल्कुल बराबर हैं नेचर में। रीजन एंड रैशनैलिटी टू सेल्फ गवर्न देमसेल्व्स, लेकिन जो मैन में बाय गॉड गिवन, लॉक का कहना था कि तर्क और रैशनैलिटी जो है वो उनमें भगवान के द्वारा दिया गया है, जिसके चलते वो नेचुरल लॉ को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं और अपने को भी सेल्फ गवर्न कर सकते हैं और दूसरे के साथ भी थोड़ी बहुत शांति से बिना किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के कोऑपरेट करके रह सकते हैं पीसफुल्ली। एंड इसी तर्क की शक्ति से या रैशनैलिटी से वो प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं और समाज में रह सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी के भी, अपने को प्रिजर्व रख करके और ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व रख करके। सो ये इनका पहला था, मतलब ह्यूमन नेचर जो है उतना कोई बुरा नहीं है। बट इन द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, इनका कहना है लेकिन इस तरह के स्टेट ऑफ नेचर में कई इनकन्वीनियंस तो हैं, जैसे कि वहाँ कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, लॉ ऑफ नेचर का अलग अलग प्राइवेट इंटरप्रिटेशन है, लोग प्राइवेट जजमेंट भी करते हैं, कोई इम्पार्शियल जज नहीं है, कोई भी अपने केस में और दूसरे के केस में भी कि किसने नेचुरल लॉ को तोड़ा है खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाता है। इससे हमेशा शांति बिगड़ने का खतरा और वॉर का जो है डेंजर रहता है। तो ये जो शांति है स्टेट ऑफ नेचर में वो बड़ी फ्रेजाइल है, बहुत प्रिकैरियस है, बहुत ही क्षणिक है और बहुत ही जल्द टूट जाने का उसमें खतरा रहता है। इस खतरे से बचने के लिए और जो उनको नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और प्रॉपर्टी का, उसको और बनाए रखने के लिए, बेटर मेंटेन करने के लिए और लाइफ को और ज्यादा शांति और सद्भाव के साथ बिताने और प्रॉस्पेरिटी के साथ बिताने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। So to remove the inconvenience of nature of a state and to better protect their right, men enter into contract with one and all to set up sovereign political community by transferring some of their right. गौर कीजिए, not all right, लेकिन खुद जो जज बन जाते हैं उस राइट को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का राइट को बनाए रखते हैं। ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है वो एक यूनानिमस कॉन्सेंट से बनती है, लेकिन फिर वो आगे मेजोरिटी वोट से सेटअप करती है गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट, इंटरप्रेट और लागू करती है स्पेसिफिक केसेस में। लेजिस्लेटिव उनके अनुसार से सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेटिव है। गवर्नमेंट या सॉवरेन कह लीजिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, इनफैक्ट सॉवरेनिटी उस पॉलिटिकल कम्युनिटी में लाई करती है, ना कि गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाउंड बाय इट्स ऑब्लिगेशन टू एक्ट फॉर कॉमन गुड, मतलब पब्लिक गुड में ही उनको एक्ट करना है, लॉ के अनुसार एक्ट करना है और जो कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको निभाना है। सिटीजन के कॉन्सेंट पे ही उसकी लेजिटिमेसी आधारित है। सिटीजन हैव गॉट द राइट टू रजिस्ट and change government if it acts arbitrarily, यदि वो स्वच्छंद रूप से बिना लॉ को माने हुए काम करे, टायरेनिकल हो जाए, अपने ही सिटीजन पे आतंक करने लगे, उसके जान के लिए खतरा बन जाए, और इफ इट फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो ऐसे गवर्नमेंट से अपना कंसेंट सिटीजन विड्रॉ कर सकती है। कम्युनिटी और लेजिस्लेटिव उसको, उस सरकार को हटा सकती है, कम्युनिटी लेजिस्लेशन को भी हटा सकती है। तो एक तरह से जो ये राइट है वो सिटीजन और अल्टीमेटली इंडिविजुअल के पास है कि वो गवर्नमेंट को रखे या उसको चेंज कर दे यदि वो लॉ के अनुसार नहीं हो रही है। तो दिस इज इन नटसेल द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लॉक। नाउ वी विल डिस्कस इन ब्रीफ, थोड़ा ज्यादा ब्रीफ में देखेंगे
कि लॉक का क्या कहना है नेचर ऑफ द मैन, कैसा है मानव का स्वभाव, स्टेट ऑफ नेचर, जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं है, तो उस समय में कैसे लोग अपने को मैनेज करते हैं, एंड फिर उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग हॉब्स और रूसो के बाद देखेंगे, लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन उनका थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट जो फिलोसॉफिकल बेस बन जाता है मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए, उनका जो थ्योरी ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो बेस बन जाता है लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, एंड व्हाई लॉक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, इस पे भी चर्चा करेंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि क्या क्रिटिक हैं लॉक्स के पॉलिटिकल फिलोसफी के। अब आइए दो स्लाइड में समझने की कोशिश करें नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट ऑफ नेचर एज पर लॉक। इनका जो नेचर ऑफ मैन है वो मेनली उनके क्रिएशन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से लिया गया है। लॉक के अनुसार ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली इंडोर्ड, भगवान ने ही उनको दिया है विद सर्टेन बेसिक इंस्टिंक्ट सच एज डिसेंसी, गुडनेस मतलब अच्छाई, सोशली इंक्लिनेशन वो सामाजिक हैं, एंड कैपेबिलिटी ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स बाय सेंस ऑफ रीजन, और अपने को गवर्न कर सकते हैं, दूसरे के साथ भी समवॉट पीस और हार्मोनी में रह सकते हैं क्योंकि उनको भगवान ने जो है सेंस ऑफ रीजन दिया है। आप यहाँ गौर कीजिए कि गॉड का कितने बार ये इन्वोक करते हैं और कैसे ये हॉब से अलग है जहां वो सब कुछ जो है मैटर इन मोशन और साइन से लेते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंट है। मैन सीक्स प्लेजर, अवॉइड पेन, is self-interested जैसे हॉब्स ने बोला, but is also rational due to sense of region which help him to discover laws of nature and enable him to cooperate with others and live somewhat peacefully with others, recognizing one's right vis-a-vis others। इनका कहना है कि मैन जो है वो है स्वार्थी है, वो हमेशा प्लेजर जो है सीख करना चाहता है, रिसोर्सेज अधिक से अधिक हो, पावर हो, ये उसको भी है, पेन अवॉइड करना चाहता है, लेकिन जो तर्क की क्षमता भगवान ने उसको दिया है उससे वो नेचर का कानून समझ जाता है कि दूसरे को मारेंगे तो वो भी हमें मारेगा, दूसरे का सामान चुराएंगे तो मेरा भी कोई चुराएगा, हमें दूसरे पे दया करनी चाहिए। ये जो लॉ ऑफ नेचर है जो हर जानवर समझ पाता है अपने सेंस ऑफ रीजन से, और मनुष्य ज्यादा समझ पाता है, वो उसको हेल्प करता है टू कोऑपरेट विद अदर्स और लिव समवॉट पीसफुली विद अदर, दूसरे के राइट्स को समझ पाता है, और इसलिए जो स्टेट ऑफ नेचर में आदमी मार काट में ही नहीं रहता है जैसा हॉब्स ने सोचा था। तो मैन आर नेचुरली एबल टू गवर्न देमसेल्व्स, वो लॉ ऑफ नेचर को समझने के चलते, एंड लिव विद हार्मोनी विद अदर्स बाय लॉ ऑफ नेचर, रीजन इन देम रिकॉग्नाइजेस द नेचुरल लॉ, और नेचुरल लॉ को वो इसलिए समझ पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं क्योंकि उनमें गॉड ने उनको क्षमता दी है तर्क की, रीजन की, तो वो उसे समझ जाते हैं कि ये करना जो है एक तरह का मोरल कमांड है गॉड का, और गॉड का जो मोरल कमांड है और ह्यूमन का जो रीजन है दोनों लगभग मिल जाता है लॉ ऑफ नेचर में, क्योंकि ह्यूमन भी जो है वो गॉड का क्रिएशन है लॉ के अनुसार, इसलिए दोनों में बहुत अलग नहीं हो पाता है और आदमी समझ जाता है कि नेचुरल लॉ क्या है। मैन आर रैशनल बिकॉज ऑफ इननेट सेंस ऑफ रीजन, विद द हेल्प ऑफ रीजन ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशंस, एंगर, लव एंड सो ऑन। लेकिन लॉक का यह भी कहना है कि कुछ लोग हमेशा जो है दे विल बी सेल्फिश, कम्पिटिटिव, एग्रेसिव, समझिए आउटलॉ हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन उनका कहना है ये ऐसे लोग कुछ ही होते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं, रूल नहीं होते हैं। अब आइए देखें कि ऐसे यदि नेचर है ह्यूमन का लॉ के अनुसार तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, और स्टेट ऑफ नेचर है क्या उनके अनुसार से। लॉ के अनुसार से स्टेट ऑफ नेचर का मायने होता है एक ऐसा ह्यूमन रिलेशनशिप जिसमें कि कोई कॉमन सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जज करने के लिए बिटवीन देम, मतलब आपस में यदि उनका झगड़ा हुआ तो उसको निपटाने वाला कोई हायर पावर नहीं है, कोई लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है डिस्प्यूट सेटलमेंट का, मेंटेन करने का, पीस एंड ऑर्डर, लॉ को एग्जीक्यूट करने का, पनिश करने का नहीं है। ऐसा लोगों का जीवन जो है स्टेट ऑफ नेचर है। तो आप इसको समझिए कितना डिफरेंट है और हॉब्स से या रूसो से। इनका कहना है कि कोई प्री हिस्टोरिक टाइम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव मैन स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, ना ही ये स्टेट ऑफ नेचर कोई प्री सोशल है। सोसाइटी थी, जो रूसो और अदर कहते हैं उसको वो नकारते हैं, सोसाइटी थी,
प्री सोशल नहीं, इवन प्री पॉलिटिकल भी नहीं है। एक तरह का कुछ पॉलिटिकल ऑर्डर भी नेचुरल लॉ पे बेस्ड था, राइट्स एंड रिकॉग्निशन लोग एक दूसरे की समझते थे। एक ही चीज नहीं है जो वो बार बार कहते हैं कि कोई एक कॉमन सुपीरियर पॉलिटिकल ऑथोरिटी नहीं है जज करने के लिए, पनिश करने के लिए, पीस और मेंटेन ऑर्डर करने के। लोगों को खुद ही जो है अपनी समझ से, लॉ ऑफ नेचर को समझ करके, जो उनके सेंस ऑफ रीजन पे है, अपना जो है डिस्प्यूट सेटल करना होता है, जीवन चलाना होता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, हार्मोनी में रहना पड़ता है। तो वो स्टेट ऑफ नेचर है। इनका कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर कभी भी हो सकता है। जैसे सोमालिया में स्टेट ऑफ नेचर है, कहीं पे सिविल वॉर हो जाए तो स्टेट ऑफ नेचर है, एब्सोल्यूट मोनार्की स्टेट ऑफ नेचर है। जहां भी ऐसा सोशल व्यवस्था है जहां पे कोई हायर ऑथोरिटी जो है जस्ट वे में, इम्पार्शियल वे में डिस्प्यूट सेटल नहीं कर रही है, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रही है, जहां पे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह टूट चुका है, लोग अपने आप ही उसको कोशिश कर रहे हैं अपना बनाए रखने का, वो स्टेट ऑफ नेचर है। बहुत डिफरेंट है ये। ईच इंडिविजुअल इज फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट। एब्सोल्यूट फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, लेकिन वहां पे स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं है। मतलब कि जो कुछ भी मर्जी हो वो नहीं कर सकते हैं। सभी जो है लॉ ऑफ नेचर से बाउंड है। आपको मैंने बताया प्राइवेट जजमेंट है, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ईच वन इज जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर इन हिज ओन केस एंड व्हेनेवर ब्रीचेस ऑफ नेचुरल लॉ कमिटेड बाय अदर। कोई भी नेचुरल लॉ यदि ब्रीच करेगा तो सबको अधिकार है उस आदमी के ऊपर जज बन जाने का, उसको पनिश करने का। तो ये तो लॉलेसनेस होगी। ईच इंडिविजुअल पोजेजेस नेचुरल राइट, perfect freedom and equality, right to preserve his life, liberty, property, and to be judged and punish breaches of natural law. ये सबको ये right है। But all these rights, power and jurisdiction is reciprocal. इसका कोई meaning नहीं है। जितना आपको है उतना ही सभी को है। तो वो उतना ही है जितना कि रिकॉग्नाइज या एक्सेप्टेड बाय अदर्स हो। मतलब आपको यदि पनिश करने का दूसरे का अधिकार है तो दूसरे को भी आपको पनिश करने का। तो सब रेसिप्रोकल है, कोई एब्सोल्यूट आपको कुछ नहीं है। स्टेट ऑफ जनरल पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। ये कहते हैं बाय ह्यूमन नेचर, जो मैंने पिछले स्लाइड में कहा, ये जनरली वहां पे पीस है, ऑफ कोर्स फ्रेजाइल है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, और सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, सबको बचा के रखने की भावना से सब लोग रहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पीस जो है वो प्रिकैरियस है, मतलब फ्रेजाइल है, कभी भी खत्म हो सकता है, इनकन्वीनियंट है, क्योंकि कोई जो है सुपीरियर ऑथोरिटी नहीं है पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और डेंजर ऑफ वॉर कन्फ्लिक्ट लूमिंग लार्ज, हमेशा जो है वॉर हो सकता है, जो हॉब्स ने सोचा था, बिकॉज ईच वन इज सेल्फ इंटरेस्टेड, वांट रिकॉग्निशन, पावर, प्रॉपर्टी, is judge in his own and others case, and violation of some self-interested aggressive degenerate man। इन सब के चलते जो ये पीस है वो तो क्षणिक है, कभी भी इट मे कन्वर्ट इनटू वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जो हॉब्स ने सोचा था। तो एक तरह से देखें तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत डिफरेंट भी नहीं है जो हॉब्स की परिकल्पना है, लेकिन बहुत मायने में उससे अलग भी है। खास करके ये कि ये कोई प्री हिस्टोरिक नहीं है, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, ना कि एक ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये इनका मेन बात कहना था। अब आइए नेक्स्ट दो स्लाइड में समझने की कोशिश करें लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसके क्या फीचर हैं। People came out of a state of nature through mutual agreement by surrendering their rights to be judged in their own case and in case of others to a superior political authority by way of contract covenant among themselves। देखिए यहाँ समझने की जरूरत है कि लोगों को नेचुरल राइट्स दो तरह के थे स्टेट ऑफ नेचर में। एक था लाइफ ऑफ a right of life, liberty and property, and other was right to be judged in his own case or in case of others यदि किसी ने लॉ ऑफ नेचर ब्रेक किया। तो केवल ये जो सेकंड राइट है अपना कि अब खुद ही जज बन जाए अपने केस में या दूसरे के केसेस में यदि कोई नेचुरल लॉ ब्रेक करता है, उसको इन्होंने सरेंडर कर दिया, एक हायर पॉलिटिकल ऑथोरिटी बनाया, एक कम्युनिटी बनाया बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोवेनेंट। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। So all agreed to pool their natural power and uphold natural right of life, liberty and property of one another by transferring some of their right to a sovereign। तो जो क्या राइट ट्रांसफर किया, जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाने का अपने केस में भी और दूसरे केस में, इस राइट को उन्होंने एक सॉवरेन कम्युनिटी में ट्रांसफर कर दिया। और उसका पर्पस ये था कि हमारी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को और अच्छा पीसफुल वे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन या पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके इसको बनाए रखेगी जो कम्युनिटी होगी।
तो क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया? तो लॉक का कहना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक प्रिकैरियस पीस का कंडीशन है। पीस एंड कोऑपरेशन तो है लेकिन बहुत ही क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और उसका कारण ये है कि देयर आर 4 प्रॉब्लम्स और इनकन्वीनियंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये 4 क्या है? नो नोन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड लॉ। लॉ ऑफ नेचर तो है लेकिन सब उसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो कोई नहीं कहने वाला है कि नहीं यही जो है लॉ है, ये बताने वाला कोई नहीं है, तो प्राइवेट इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल लॉ हो जाता है। सेकंड है नो इम्पार्शियल जज टू सेटल डिस्प्यूट। यदि झगड़ा हो गया तो कोई जो है ऐसा इम्पार्शियल जज नहीं है, सब लोग अपने अपने जज बन जाते हैं, इसमें डिस्प्यूट जो है कभी खत्म नहीं होगा। नो हायर एक्सेप्टेड पावर टू इन्फोर्स पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। मान लीजिए किसी ने नेचुरल लॉ तोड़ दिया तो कोई भी उसको पनिश कर सकता है, ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस है, कोई एक एक्सेप्टेड हायर अथॉरिटी नहीं है इसको करने के लिए, पनिश करने के लिए ब्रीच ऑफ लॉ को। एंड देन फाइनली आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइसेंसियस बिहेवियर करते हैं, इरेशनल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, एकदम सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, और ऐसे जो डिजेनरेट मैन है, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, आउटलॉज हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक हायर पावर की जरूरत होती है। सो ये 4 कारण के चलते ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि लॉक का कहना था कि मेन एंड या गोल है कि हमारी जो नेचुरल राइट है इंडिविजुअल की, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, वो और ज्यादा बेहतर जो है प्रोवाइड किया जा सके, और हर इंडिविजुअल बेटर ऑफ हो जाएगा जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन ही वाज इन द स्टेट ऑफ नेचर। दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिमूव दिस 4 इनकन्वीनियंसेस। ये 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट था लॉ के अनुसार। ये बहुत अलग है, जो रूसो और हॉब्स कहते हैं वो 1 स्टेप कहते हैं, ये कहते हैं 2 स्टेप में था। पहले स्टेप में देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट with unanimous consent to form political community by pooling their power and vesting their rights। तो सभी जो है unanimously जो है consent करते हैं to obey law of the state government formed by the contract। सेकेंड स्टेज में जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है फर्स्ट स्टेप से, that political community by majority सेट अप स्टेट इंस्टीट्यूशन, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट कहा, जिसका 2 पार्ट है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को जनरली हम लोग सरकार समझ सकते हैं, जो किंग है, मोनार्क है, प्रेसिडेंट, पीएम है, और लेजिस्लेटिव जो कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है। उनके अनुसार से लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, जो नेचुरल लॉ के अनुसार होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, वो सुप्रीम पावर होती है। जो एग्जीक्यूटिव जो सरकार होती है उसका काम होता है इंटरप्रेट करना और एडमिनिस्टर करना जो लॉ लेजिस्लेटिव बनाती है इन पर्टिकुलर केसेस। इसमें जुडिशियरी भी उनके अनुसार से शामिल है। सो लेजिस्लेटिव सुप्रीम है और एग्जीक्यूटिव उससे सबऑर्डिनेट। यदि हम फीचर्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज में सभी के यूनानिमस कॉन्सेंट से, मतलब एक्सप्रेस या एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट से एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है जो सॉवरेनिटी को रखती है। और सेकेंड स्टेज में वो कम्युनिटी बाय मेजोरिटी वोट, याद रखिए पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबके यूनानिमस कॉन्सेंट से बनता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी। सेकंड जो गवर्नमेंट बनती है वो कम्युनिटी के मेजोरिटी वोट से बनती है और टैसिट कॉन्सेंट उसमें होता है। सेकंड फीचर है ओनली पार्शियल नेचुरल राइट। केवल एक ही राइट लोगों ने छोड़ा, वो था कि हम जज नहीं होंगे अपने केस में या दूसरे के केस में। उन्होंने अपनी नेचुरल राइट, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा है, इनफैक्ट उसको और इनहांस करने के लिए, उसको बेटर मेंटेन करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। Purpose of the contract is to increase the effective natural right of life, liberty and property of the contracting individual। मैंने आपको बताया है इसका पर्पस है कि बेटर ऑफ हो जाए, हमको बेटर जो है सिक्योर हो नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। The government is also party to the contract। याद कीजिए हॉब्स का, हॉब कहता है सॉवरेन जो है, लेवाइथन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, यहाँ पे है पार्ट। Hence all provisions of the contract are also applicable to government। उसको भी कानून से ही चलना है, वो arbitrary नहीं हो सकता है, उसको भी लॉ मानना है। Government is to follow civil law, natural law। It is not above law, not absolute। It cannot act arbitrarily, tyrannical और इलिजिटिमेट। गवर्नमेंट को बिल्कुल अधिकार नहीं है रहने का। द इलिजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब जिसको सिटीजन कंसेंट नहीं देती है। द कम्युनिटी इज परमानेंट। जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो नहीं टूटता है, कम्युनिटी हमेशा रहती है।
लेकिन गवर्नमेंट जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से बना है वो डिसॉल्व हो सकती है, वो चेंज हो सकती है यदि वो ठीक से काम ना करे, यदि लेजिस्लेटिव उसको वोट आउट कर दे या कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दे तो वो बदल जाएगी। तो सॉवरेनिटी रिसाइड इन द कम्युनिटी नॉट इन द गवर्नमेंट, याद रखिए। इसलिए इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी देने वाला भी इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जो रूसो ने बाद में उसको एक और नया आयाम दे दिया। तो इनकी जो सॉवरेनिटी है कम्युनिटी की, दिस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू इट्स मेजोरिटी बाय रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव, जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आधार माना जाता है कि पीपुल में सॉवरेनिटी लाई करती है, लेकिन वो सॉवरेनिटी एक्सप्रेस होती है थ्रू पार्लियामेंट, जो कि पीपुल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और पार्लियामेंट थ्रू मेजोरिटी पीपुल के विल और सॉवरेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं लॉ में। लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे 4 लेयर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर जनरेट होती है, जो जॉर्ज हॉलैंड सबाइन ने समझने की कोशिश की है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट अस सी। सबसे पहले आप देखिए, इंडिविजुअल है जो कोर है, बिल्डिंग ब्लॉक है कम्युनिटी और गवर्नमेंट का या सॉवरेनिटी का, जिसके पास में नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं अपने राइट्स को इन्हांस करने के लिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए, रहने के लिए। वो बिल्डिंग ब्लॉक है। वो कम्युनिटी बनाते हैं फर्स्ट स्टेप सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। वो कम्युनिटी जो है सिविल सोसाइटी का रूप लेती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी का रूप लेती है, और वो सॉवरेनिटी उसमें वेस्ट रहती है, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है। और ये फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सबके सहमति से, यूनानिमसली या यूनानिमस कॉन्सेंट से बनता है। थर्ड लेवल पे जो कम्युनिटी है वो अपने मेजोरिटी वोट से लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बनाती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेजोरिटी के विल को कम्युनिटी के। वो सुप्रीम पावर है, वो कानून बनाता है जो नेचुरल लॉ से जरूर कंफॉर्म करना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। अब वो लेजिस्लेटिव जो है इन टर्न जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है एक तरह से। जो उसका काम क्या है, एग्जीक्यूटिव जिसको आप किंग समझ सकते हैं, मोनार्क समझ सकते हैं, सरकार समझ सकते हैं, उसका काम है टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ इन पर्टिकुलर केस। एक पर्टिकुलर चोरी हुआ, एक आदमी ने किया, तो उसको उस लॉ के अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए उसको इंश्योर करना, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एंड जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ट्रेड का, इंडस्ट्री का, इन सबको मेंटेन करना कि लोगों का जो राइट जो है और ज्यादा सुरक्षित रहे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, लोग पीसफुली रह सके, और ये सबऑर्डिनेट होता है लेजिस्लेटिव के। तो इससे आपको और समझ में आएगा किस तरह से एक पॉलिटिकल मल्टी लेयर 4 लेयर क्रिएट होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम रेडी हैं इसको डिस्कस करने के लिए कि जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी है लॉ के अनुसार, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आती है, और इसकी बहुत बड़ी बियरिंग है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सरकार है लिबरल डेमोक्रेसी में, वो कई चीजें आपको फील होगी कि जो लॉक ने कहा था उस पर ही आधारित है। सो गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द सेकेंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पता है, बाय मेजोरिटी वोट of the political community formed by the first step contract, जो कि यूनानिमस वोट से होता है या यूनानिमस कॉन्सेंट से होता है। तो ये सेकंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 2 पार्ट है लॉ के अनुसार, एक है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को पर्टिकुलर केस में लागू करती है और इंटरप्रेट भी करती है। आप यहां देखिए कि जो जुडिशियरी है वो लॉ के अनुसार एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, क्योंकि वो कानून को इंटरप्रेट करने का काम करती है, और सही भी है। जज भी एक तरह के एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट जो है लॉ के अनुसार वैसा ही ट्रस्टी है कम्युनिटी का और इंडिविजुअल का, जिस तरह से पेरेंट जो है ट्रस्टी होते हैं, कस्टोडियन होते हैं अपने बच्चों का, उससे अधिक कुछ नहीं। उसका ओनर नहीं है, उसका माई बाप नहीं है, वैसा नहीं है जैसा कि मास्टर और स्लेव का रिलेशन होता है लॉ के अनुसार। और इसीलिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट टू फर्दर पब्लिक गुड, कॉमन गुड, एंड डू नथिंग जिससे कि ह्यूमैनिटी का हार्म हो, इंडिविजुअल का राइट का हनन हो। कंस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो। गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद कंसेंट ऑफ द पीपल, सबकी सहमति से ही आपको रूल करना है। गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय द विल ऑफ द पीपल, क्योंकि वो कम्युनिटी ने क्रिएट किया है। ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, कोई नेचुरल नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कोई डिवाइन राइट नहीं है। इट डज नॉट इम्बडी सुपीरियर रीजन, कोई सुपीरियर रीजन नहीं है। रीजन लाइज विथ इंडिविजुअल एंड सोवरेनिटी लाइज विथ कम्युनिटी एंड सुप्रीम पावर लाइज विथ द लेजिस्लेटिव। गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव केवल उसको पालन करने के लिए है। और ड्यूटीज क्या है गवर्नमेंट का? टू मेक known and नो यहां लिखा है, टू मेक known and universal law conforming to natural law,
मतलब आपको एक लॉ बनाना है जो नेचुरल लॉ से कंफर्म हो, सबको बताना है कि ये लॉ है, जो कि लेजिस्लेटिव ड्यूटी है। देन टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट एंड टू एडजुडिकेट मतलब सेटल डिस्प्यूट, पनिश वन हु ब्रेक्स दैट लॉ जो आप बनाते हैं, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, ये एग्जीक्यूटिव ड्यूटी है आपकी। टू मैनेज रिलेशन विद अदर स्टेट कम्युनिटीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब फॉरेन अफेयर को मैनेज करना, ये आपकी फेडरेटिंग ड्यूटीज है। तो तीन ड्यूटी हो गई, लेजिस्लेटिव ड्यूटी कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी मेंटेन पीस एंड ऑर्डर एंड पनिश हु ब्रेक्स लॉ एंड इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द लॉ, एंड थर्ड है फेडरेटिंग ड्यूटी, फॉरेन अफेयर को मैनेज करना, बाहर के अटैक से बचाना। देन ये लिमिटेड गवर्नमेंट है, शुड टेक टैक्स जस्ट व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, मतलब आपको बहुत ज्यादा रॉबिन हुड नहीं बनना है कि अमीरों से टैक्स ले लिया, गरीबों में बांट दिया, प्रॉपर्टी को छीन लिया, ये नहीं कर सकते हैं। इट शुड प्रोटेक्ट राइट्स, इनफैक्ट उसको इन्हांस करना है नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का, मेंटेन करना है पीस एंड ऑर्डर का, एंड प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल एग्रेशन से। बस इतना ही काम है गवर्नमेंट का, जिसको कहते हैं नाइट वॉचमैन गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। और यहाँ पे समझिए लिबरलिज्म का थॉट कि गवर्नमेंट जो है वो एक नेसेसरी इविल है। हम तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर में पीसफुली रह सकते थे विद परफेक्ट लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लेकिन वो पीस प्रिकैरियस थी, उसमें इनकन्वीनियंस था, इसलिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम बेटर ऑफ हो सके इन टर्म्स ऑफ आवर नेचुरल राइट। तो ये हमारा इसलिए गवर्नमेंट को लिमिटेड अधिकार है। People community have right to overthrow and change government if it fails to protect rights of citizen and fail to maintain peace and order, act arbitrarily, यदि वो लॉ के अनुसार ना चले, arbitrary एक्ट करने लगे और टायरानिकल हो जाए मतलब लोगों पे ही आतंक करने लगे, तो वैसे इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से ओवरथ्रो करने का अधिकार है लॉ के अनुसार से। तो दिस इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एज पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स पे लॉक ने क्या थ्योरी दिया। बेसिकली ये फंडामेंटल है मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए भी और क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए भी। सबसे पहले वो कहते हैं कि गॉड हैज गिवन द अर्थ एंड ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्सेज टू ऑल मैन इन कॉमन। इसका मायने क्या है कि जो धरती है और उसकी जितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सभी आदमी को इन कॉमन दिया गया, वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है नेचर में। And had also given reason to man to make use of it to the best advantage of life and convenience। लेकिन भगवान ने मनुष्य को तर्क की क्षमता दी है, रीजन दिया है कि अपने लाइफ के एडवांटेज के लिए, अपने लाइफ के प्रिजर्वेशन, उसके कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए और कॉमन जो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी है उसके लिए उस नेचुरल रिसोर्स को वो यूज कर सकता है। उससे निकल के उनका दूसरा थ्योरी आता है, इसको कई लोग वर्कमैनशिप मॉडल कहते हैं। उनका कहना है कि पर जो व्यक्ति होता है उसका अपने शरीर, उसके हाथ पांव और उसकी जो श्रम शक्ति होती है उस पर पूर्ण अधिकार होता है। और when they mix their labor with that which is unowned, it becomes their property। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब लेबर आपका अपना है तो जब उस लेबर को आप मिक्स करते हैं किसी नेचुरल रिसोर्स में जो अभी किसी के द्वारा ओन नहीं है, तो वो आपका प्रॉपर्टी बन जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाता है। इसको उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी इज ए फ्रूट ऑफ लेबर, और इसके लिए आपको किसी दूसरे के जो है अनुमति की जरूरत नहीं है। नो कंसेंट ऑफ अदर्स रिक्वायर्ड टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि जिस तरह से गॉड जो है वो भगवान जो है मनुष्य को क्रिएट करता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है, इसी तरह क्रिएटर का अधिकार होता है। तो वर्कमैनशिप, हमने कोई चीज बनाया अपने लेबर से जो किसी के द्वारा पहले ओन नहीं था, तो वो मेरा ओन हो गया। लॉक का ये भी कहना है कि वाइडर सेंस में देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी सबको समाहित करता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ही फंडामेंटल राइट उनके लिए है, क्योंकि एक तरह से जीवन भी पर हमारा अधिकार है, लिबर्टी पे भी हमारा अधिकार है, और जो भी हम पोजेस करते हैं अपने बॉडी, अपने लाइफ को यूज करके, लेबर को यूज करके, उस पर भी हमारा उतना ही अधिकार जितना हमारे बॉडी पे है। लेकिन उन्होंने 3 कंडीशन से प्रॉपर्टी राइट को जो है लिमिट किया है। पहला है वेस्टेज रेस्ट्रिक्शन, कि आप उतना ही एक्वायर कर सकते हो प्रॉपर्टी जितना कि आप बर्बाद नहीं करो, जितना को आप यूज कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है सफिशिएंसी रेस्ट्रिक्शन, आपको मोनोपोली नहीं है कि सब कुछ आप ही जो है एक्वायर कर लो, आपको वन मस्ट लीव एनफ एंड एड एज गुड
फॉर अदर्स, दूसरे के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज की वो भी उसको यूज कर सकें। और थर्ड है लेबर रेस्ट्रिक्शन कि वन मे ओनली एक्वायर प्रॉपर्टी थ्रू वंस ओन लेबर, अपने लेबर से ही एक्वायर करो, दूसरे से नहीं। वैसे इस पे हम देखेंगे कि कितना क्रिटिक हुआ और कितना लॉक इससे भटक गए हैं आगे अपने थॉट में। ऑल्सो ए ड्यूटी ऑफ चैरिटी टुवर्ड्स दोज हु हैव नो अदर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ये भी फर्स्ट ट्रीटी में उन्होंने लिखा है कि आपको दान देना चाहिए जो गरीब हैं, जिनके पास कोई और साधन नहीं है सब्सिस्टेंस। इसी से उभर के उनका फाइनल आता है टैक्सेशन राइट ऑफ गवर्नमेंट। लॉ का कहना है कि प्रॉपर्टी इज ए नेचुरल राइट डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ, इट इज देयरफॉर प्रायर टू द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। गवर्नमेंट और स्टेट और कम्युनिटी तो बनी ही है इसलिए क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा की जा सके, वो फंडामेंटल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। इसीलिए गवर्नमेंट हैज गॉट नो राइट टू टेक प्रॉपर्टी टू यूज फॉर द कॉमन गुड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर। यदि आप उसको लेते हो तो आप एक तरह से चुराते हो, गवर्नमेंट नहीं चुरा सकती है प्रॉपर्टी, उस पर पूरा पूरा हमारा अधिकार है, वो हमारे लाइफ लिबर्टी के समान है। और इसलिए मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी मेजोरिटी वोट ऑफ द लेजिस्लेटिव से। हम इस प्रॉपर्टी राइट की बुराई जो है, क्रिटिक जो है, वो आगे के स्लाइड में देखेंगे। अब तक के डिस्कशन से स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म का जो बेडरॉक है वो लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी की ही देन है। फिर भी लेट अस डिस्कस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई लॉक इज कंसिडर्ड फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो जैसा मैंने कहा कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म का जो आधार है, बेस है, जो बेडरॉक है, उसमें क्या है कि राइट है इंडिविजुअल को, नेचुरल राइट है लाइफ, लिबर्टी और स्पेशली प्रॉपर्टी का। जो गवर्नमेंट है वो नेसेसरी इविल है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको बहुत ज्यादा पावर नहीं है टैक्सेशन करने का या लोगों पे रूल करने का। इसके अलावा कि वो जो है एक तरह का नाइट वॉचमैन स्टेट है जिसका काम है लोगों के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करना, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना। एंड कॉन्सेंट जो है, लोगों की जो सहमति है सिटीजन की, वो आधार है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। टॉलरेंस और प्लूरलिज्म होना चाहिए, मतलब मल्टीपल धर्म, इथनिसिटी और लैंग्वेज या कह लीजिए कल्चर के लोग एक साथ जो है रह सकते हैं शांति सद्भाव से। ये सब जो लिबरलिज्म का आधार है वो निकलता है लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी से। इसके अलावा इट गेव फिलोसॉफिकल बेसिस, जो आधार दिया इन्होंने कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी, जैसे अनएलिनेबल राइट टू प्रॉपर्टी जिसको कोई स्टेट छीन नहीं सकता है, मिनिमम टैक्सेशन, गवर्नमेंट टू जस्ट मेंटेन पीस एंड सेटल डिस्प्यूट, ये सभी तो कैपिटलिज्म का आधार है। एंड ही कंबाइंड इंडिविजुअलिज्म जो व्यक्तित्ववाद है, यूटिलिटेरियनिज्म, याद कीजिए वो कहता है प्लेजर और पेन होता है, हर आदमी जुटाना चाहता है और वही जो है समाज के लिए मिल करके और स्टेट को जो है बढ़ाना है, प्लेजर को कम करना है, पेन को, जो कॉमन गुड की जो परिकल्पना है। सो ही कंबाइंड इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड कैपिटलिज्म विद मोरल रीजनिंग एंड थियोलॉजी। यहाँ पे देखिए वो गांधी जी जैसा रोल करते हैं। आप याद कीजिए गांधी जी जो है भगवान को इन्वोक करते थे फॉर सामाजिक कार्यों में या पॉलिटिक्स में। इनका भी, लॉक का भी वैसा ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है गॉड का रोल वो मानते हैं। ह्यूमन गॉड का क्रिएशन है, नेचुरल लॉ एक तरह से गॉड का रीजन कमांड है। लोग जो आदमी है वो चूंकि मनुष्य गॉड का क्रिएशन है, इसलिए गॉड उसको वो रीजन दिया है कि वो उसके कमांड को नेचुरल लॉ के रूप में समझ पाए और डिस्कवर कर पाए। तो ये इनकी जो थियोलॉजी थी और मोरल रीजनिंग थी वो उसको एक अलग आयाम देता है इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और कैपिटलिज्म को। इनफैक्ट ये अलग बात है कि जो मॉडर्न जो लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म है वो उनके मोरल रीजनिंग और थियोलॉजी को बहुत नीचे रखता है और इन सब चीजों को ऊपर रखता है, लेकिन लॉक की उसमें कोई कमी नहीं है। अब फाइनली यदि हम देखें, क्रिटिक देखें लॉक के पॉलिटिकल फिलॉसफी का, तो वो भी कम नहीं है, जबकि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलॉसफर रहे हैं मॉडर्न एरा के अक्रॉस द अटलांटिक। लेकिन मैनी फील कि लॉक रोड टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बेसिस टू द इमर्जिंग कैपिटलिस्ट क्लास, जो बॉर्जेस क्लास इमर्ज कर रहा था यूरोप अमेरिका में, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंग्लैंड। उसके लिए इन्होंने एक तरह का अपोलोजिस्ट थे, मतलब उसको जस्ट बचाने के लिए, फेवर करने के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल बेसिस रचा।
जो इनका थ्योरी है नेचुरल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट हैविंग मिनिमल टैक्सेशन राइट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, डिसीजन बाय मेजोरिटी, वोटिंग राइट्स ओनली टू प्रॉपर्टी मेल, ये सब जो है वो बायस शो करता है एक कैपिटलिस्ट क्लास के लिए और वही पर्टिकुलर मेल के लिए। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी इसमें पार्लियामेंट्रियन के साइड में ये थे, तो इसलिए रिवोल्ट करने का, गवर्नमेंट को चेंज करने का, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, तो उस टाइम का जो बहाव था जिसके कि ये एक पार्ट थे, उन्होंने उसको फेवर करने के लिए अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी की रचना की। कुछ लोग इस पे आरोप लगाते हैं। His justification of private property drew maximum criticism, इससे तो सबसे ज्यादा उनकी जो है बुराई होती। आपको याद है कि मैंने कहा है कि 3 रेस्ट्रिक्शंस लॉक ने दिया राइट टू प्रॉपर्टी का। एक है कि वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको उतना ही प्रॉपर्टी एक्वायर करना है जितना सफिशिएंट हो, दूसरे के लिए भी आपको छोड़ना है। और तीसरा कि प्रॉपर्टी आपको अपने ही लेबर से एक्वायर करना है। लेकिन ये एक तरह से तीनों जो है उनके क्रिटिक करते हैं मीनिंगलेस है, फैकार्ड है, ये एक झूठ का आडंबर है, क्योंकि वेस्टेज तो मनी के क्रिएशन होने से जो मुद्रा आई उससे वेस्टेज खत्म हो गया। आप कितना भी मनी जो है बैंक में स्टोर कर सकते हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। सफिशिएंसी कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि लोग बिना लैंड के भी जो है वो रिच हो सकते हैं बहुत और तरीके से। तो सफिशिएंसी कंडीशन का भी कोई खास मायने नहीं रहा एक्चुअल में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, आप देखिए तो। और लेबर का तो पूरा मजाक ही बन गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने स्लेव का या अपने सर्वेंट के जो लेबर होते हैं या वेज लेबर जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं उनका लेबर भी आप ओन करते हैं, और उससे भी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी हो जाती है। इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? इसको तो नॉजिक ने जो है इसको ऐसा मजाक बनाया, रॉबर्ट नॉजिक ने, उन्होंने कहा कि हमने अपना टोमेटो जूस जो मैंने अपने लेबर से बनाया है उसको मैं समुद्र में मिला देता हूँ, मिक्सिंग द लेबर जो लॉक कहते हैं, तो क्या पूरा समुद्र हमारा हो गया, मेरा हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी? ये मीनिंगलेस लोग इसको मानते हैं। इनके तीनों रेस्ट्रिक्शन को एक तरह से वो एक जस्टिफिकेशन था कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए। मैकफर्सन इसको और नए तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उनकी उनकी जो अवधारणा है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, वो जन्म देता है पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म को, जो इंडिविजुअल हमेशा एक्वायर करना चाहता है मोर एंड मोर एंड मोर। डिफरेंशियल रैशनलिटी जो है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वेज लेबरर, जो मजदूर है उसके लिए अलग रैशनलिटी है, वो कम से कम काम करने के लिए बाध्य है, उसका अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्रोड्यूस पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो एलिनिएटेड है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है वो वेज लेबरर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ जो सामान होता है उस पे भी अपना अधिकार जमा लेता है। और डिवीजन इससे सोसाइटी का होता है दो डिस्टिंक्ट क्लास में, बॉर्जोइसीज एंड प्रोलेटेरिएट। ये मैकफर्सन का मानना है। वॉल्ड्रन, सीमेंस और रॉबर्ट नॉजिक ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया है वर्कमैनशिप मॉडल का। वर्कमैनशिप मॉडल मतलब कि लॉक का वो मॉडल है कि जो क्रिएटर होता है उसका उस क्रिएशन पे जो है पूरा तरह अधिकार हो जाता है। इसलिए यदि एक कारपेंटर टेबल बना रहा है तो टेबल उसका हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में? लेबर कारपेंटर जो है वो एक ओनर के लिए काम करता है, ओनर का होता है जो उस वेज लेबर को हायर करता है। इसके अलावा ह्यूमन को गॉड ने बनाया, तो गॉड उसका क्रिएटर है, तो उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट है। क्या हम क्रिएटर हैं या मेकर हैं? तो इस सब पे बहुत सारे इसके क्रिटिक होते हैं। इनका जो लॉ का जो बेसिस है नेचुरल लॉ का, वो तो इतना वेग है, उसको लॉक समझा नहीं पाए हैं। क्या वो रीजन पे आधारित है जैसा हॉब्स बोलते हैं, सब कुछ जो साइंस रीजन पे आधारित है, या वो कोई यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है जैसे कि इमानुएल कांट कहते हैं, या वो डिवाइन कमांड है जो पहले लोग मानते थे कि गॉड का दिया हुआ वचन है वही नेचुरल लॉ है? क्या है ये? इतना कंफ्यूज इनके राइटिंग को यदि आप पढ़ेंगे तो कभी लगेगा कि डिवाइन कमांड है, कभी लगेगा वो रीजन पे बेस्ड है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जो डिवाइन कमांड है वो गॉड का है, ह्यूमन गॉड का क्रिएशन है, इसलिए ह्यूमन में जो रीजन है वो गॉड से ही आता है। इसलिए गॉड का कमांड और ह्यूमन के रीजन दोनों से जो लॉ होगा परिभाषित, वो अलग अलग नहीं होगा। तो वो बहुत मिक्स करते हैं इसको, ये इनकी बुराई की जाती है। देन वो कई जगह जो है पैट्रियार्की को जस्टिफाई करते नजर आते हैं। जब वो ऑल मेन बोलते हैं तो उसमें वुमेन होती है कि नहीं, इस पे विवाद है। उन्होंने वेज लेबर का मैंने आपको बताया उसके लिए अलग पैरामीटर और रैशनलिटी तय किया। उन्होंने पॉलिटिकल राइट जो है एथीस्ट को, जो भगवान को नहीं मानते, उनका कहना था उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं, उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं हो सकती है, ये भी उसकी बहुत बुराई की जाती है। और उनका जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी था, कई जगह तो वो स्लेवरी की बुराई करते हैं लेकिन खुद वो स्लेव ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका थ्योरी और प्रैक्टिस में जो है एक गैप नजर आता है। सो दीज आर द क्रिटिक ऑफ लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी।
यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन को देखें, मैंने 3 लिए हैं, तीनों DU से हैं। अदर यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। फर्स्ट है डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने डिटेल में इस पे डिस्कशन किया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई जॉन लॉक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, इसके लिए मैंने एक पूरा स्लाइड डिस्कस किया। एंड थर्ड है डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, स्पेशली प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट पे मैंने विस्तार से बताया है। अदर जो नेचुरल राइट और नेचुरल लॉ हैं उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख करके आप इन तीनों और इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रेफरेंसेस। आप इस बुक को और इन रेफरेंसेस को भी रेफर कर सकते हैं, और भी कई मटेरियल नेट पे अदरवाइज बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरा पैशन बना रहेगा अधिक से अधिक स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाने की, नॉलेज शेयर करने की। सो बी सेफ, थैंक्स अगेन, एंड सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो। बाय।